तो बच्चों, कल ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस की एक शीट मैंने आपको भेजी थी फॉर प्रैक्टिस। तो इसके मैं फ़र्स्ट 2 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज इसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में है मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो है रो 1 को चेंज करना है 2 टाइम्स रो 2 में, और सेकंड वाले में कॉलम 1 को चेंज करना है कॉलम 2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये दोनों तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको क्वेश्चन में दी हैं ये अलाउड ही नहीं है, बिकॉज रो 1 कभी भी रो 2 के मल्टीपल में चेंज नहीं हो सकता, कॉलम 1 कभी भी कॉलम 2 के मल्टीपल में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वो ये, मल्टीपल का मतलब सिर्फ 2 इंटू नहीं होता, मल्टीपल का मतलब 2 से डिवीजन भी होता है, बिकॉज मल्टीपल कैन बी ट्वाइस एज वेल एज हाफ। तो जब हम कहते हैं कि किसी रो को हम उस रो के ही मल्टीपल में बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है यू कैन डिवाइड विद अ होल नंबर, एन इंटीजर एज वेल एज अ फ्रैक्शन। मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाफ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, -3/4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउड नहीं है। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे, तो वो कर लीजिए आप। आज मैं अभी इसके आंसर्स भी आपको भेज दूंगी ना। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, which is inverse of a matrix using elementary transformations। elementary transformation 2 तरीके की होती हैं, रो एंड कॉलम। किसी एक क्वेश्चन में या तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगी या सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगी। इन्वर्स को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें इन्वर्स चाहिए क्यों, हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना ही क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड द इन्वर्स। इसके लिए आप 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर जो आपने किया है उसको अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, तो उसमें 2 वेरिएबल्स थे x और y, और 2 ही इक्वेशंस होती थी। हमारा एम होता था x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसके लिए हम कई मेथड्स लगाते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कई सारे लगाते थे। जैसे जैसे आपकी ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ 2 ही वेरिएबल की नहीं होती, लीनियर इक्वेशन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स की हो सकती है, बिकॉज किसी भी एक वर्ड प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं है कि 2 ही अननोन्स हो। 3 अननोन्स होंगे तो 3 वेरिएबल बन जाएंगे, 4 अननोन्स होंगे तो 4 वेरिएबल बन जाएंगे। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं और इनकी वजह से लीनियर इक्वेशंस का भी नंबर बढ़ जाता है, उनमें से वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आपके सामने 3 इक्वेशंस दिखा रही हूँ जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं और ये लीनियर इक्वेशन है। तो आपको इसमें 3 लीनियर इक्वेशन नज़र आएंगी जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। एक और बात आपको नोटिस करनी चाहिए, जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हम 2 लीनियर इक्वेशन लेते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं तो हम 3 लीनियर इक्वेशन लेंगे, 4 वेरिएबल्स होंगे तो 4 लीनियर इक्वेशन लेनी होंगी, और अगर n अननोन्स हैं तो हमें n लीनियर इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जितने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं हमारे पास एटलीस्ट उतनी इक्वेशंस ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 लीनियर इक्वेशन नज़र आएंगी, वेरिएबल्स हैं x, y, z। अब इनको अगर आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करने लगें तो ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं निकलेगा, आंसर तो निकलेगा, लेकिन ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। इस प्रॉब्लम को मैथमेटिशियंस ने बड़ी ही इंजीनियसली बहुत अच्छे से इसको टैकल करते हुए एक बड़ा ही आसान तरीका निकाला। उन्होंने देखा इन लीनियर इक्वेशन के मेजरली 3 पार्ट्स हैं। एक, इसमें कोफिशिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। ये एक तो कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स कौन कौन है? a वाला कोफिशिएंट है x का, b वाला कोफिशिएंट है y का, c वाला कोफिशिएंट है z का। दूसरा इसमें वेरिएबल इस्तेमाल है x y z, और तीसरा इसमें
कांस्टेंट जो इक्वल टू में रखे हुए D1 D2 D3 ये इस्तेमाल है। तो उन्होंने इन तीनों चीज़ों को टेबुलर फॉर्म में रख लिया। एक उन्होंने अरेंजमेंट बना लिया कोफिशिएंट्स का, ये अरेंजमेंट मल्टीप्लाइड था अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स से, मतलब XYZ से मल्टीप्लाइड है, और इक्वल टू था अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। इस मैट्रिक्स को, जो कि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, इसको उन्होंने कहा A, वेरिएबल का मैट्रिक्स X और कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स B। तो उन्होंने अपनी लीनियर इक्वेशंस को चेंज कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म A इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू B। अब हमारा एम है ये X निकालना। ये वाला मैट्रिक्स अगर हमें पता लग जाए तो हमें X, Y और Z तीनों पता लग जाएंगे। यहाँ से A को अगर हम ट्रांसपोज के रूल्स देखें तो हम कहेंगे A से डिवाइड कर दो भाई दोनों तरफ, लेकिन मैट्रिसेस में डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स नहीं होता। डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस नहीं होता। मैट्रिसेस में सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट होता है। तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोचें कि ऐसे कर दें इसको, तो ये गलत है। तो इसमें करते क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ये बन गया, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट्स। तो अब वो क्या करते हैं, दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि A को हटाना है। अब ज़रा इनवर्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम अलजेब्रा में देखते हैं तो 2 का इनवर्स होता है 1/2। इनवर्स और नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। फंक्शंस में भी आपने देखा था, अगर f का इन्वर्स f इन्वर्स है और आप इसका कॉम्पोजिट फंक्शन ले लें तो आपको मिलता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर्स में नंबर और इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको मिलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फंक्शन में भी फंक्शन और इन्वर्स का कॉम्पोजिशन आपको आइडेंटिटी देता था। सेम चीज़ मैट्रिसेस में है। मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स आपको देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि नंबर्स में 1 से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 2 आपको 2 ही देता है। फंक्शंस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर यही 2 आपको वापस मिलता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x ही वापस मिलेगा। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। x निकालने के लिए आपको b यानी कि कॉन्स्टेंट्स के मैट्रिक्स को a यानी कोफिशिएंट के मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू परफॉर्म दिस प्रोडक्ट टू फाइंड आउट वेरिएबल्स x। ना अब ये इन्वर्स कैसे निकलता है वो करने से पहले आपको कुछ चीज़ें और जाननी है। इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। आप उन्हीं का इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिसेस में जो स्क्वायर है। एंड इन्वर्स इज़ यूनिक। आप जब इन्वर्स का आंसर निकालेंगे तो वो हर किसी का सेम आएगा ना। कोई भी मैट्रिक्स A, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A है आपके पास, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, B ऑफ सेम ऑर्डर इज एन इन्वर्स ऑफ A
कोई भी दूसरा मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर सेम है, मान लीजिए ए का ऑर्डर n/n है तो बी का ऑर्डर भी n/n होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपके पास है तो कोई दूसरा मैट्रिक्स बी, इसका इन्वर्स कब कहलाएगा? जब इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर था, जब a इंटू बी या b इंटू ए का आंसर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते थे? स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। तो कोई भी एक मैट्रिक्स किसी दूसरे का इन्वर्स बनेगा अगर उनका प्रोडक्ट आपको क्या देता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ऐसे केस में A becomes the inverse of B and B becomes the inverse of A. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ना अब हम ये करते कैसे हैं, करेंगे कैसे? आपने कल की क्लास में हमने सीखा है कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे।